हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के पेपर थर्ड में गैमेटोजेनेसिस को की प्रोसेस को और आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसी चैप्टर की पिछले वीडियोज में हमने वृषण जो एक नर की जनन ग्रंथि होती है उसके टीएस को इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में अध्ययन किया था, क्योंकि हमें इतना पता है जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट के दो प्रकार मेल एंड फीमेल, और हम मेल गैमेट को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और मेल गैमेट स्पर्म होता है और स्पर्म का जो निर्माण है वो मेल गोनेड्स के अंदर होता है और मेल गोनेड्स टेस्टिस होता है, इसलिए टेस्टिस को पहले समझना जरूरी था, जो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। टेस्टिस की स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद हमें इतना अंदाजा लग गया है कि टेस्टिस में जो अनेकों कुंडली नलिकाओं जो सघन जाल पाया जाता है, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, उन्हीं के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनको प्रिमोर्डियल जनन कोशिका बोलते हैं, अनेकों विभाजनों के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटेड्स और अंत में स्पर्म का निर्माण करती हैं। तो आज हम स्पर्म का निर्माण एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किस प्रकार से संपन्न होता है, कितने चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन सिस्टम के अंदर ये काफी कॉम्प्लेक्स घटना है, बहुत अधिक जटिल घटना है, जिसको हम अलग अलग चरणों में विभाजित करके समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिएगा, वैसे हम सामान्य तौर पर बात करें तो शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन देखिएगा, शुक्र जनन का जो कार्य है वो कहां पर संपन्न होता है? वृषण में। वृषण में भी कहां पर होता है? शुक्र जनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर शुक्र जनक नलिका। और शुक्र जनक नलिका में शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया है वो किन कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, वो देखें तो हम वैसे तो प्रीमोर्डियल कोशिका बोलते हैं। प्रारंभ में हम प्रीमोर्डियल जनक कोशिका बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रीमोर्डियल जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल याद रखना। प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं ही अनेक विभाजनों, कोशिका विभाजनों द्वारा शुक्र जनन का कार्य करती है, शुक्राणु के निर्माण का कार्य करती है। क्योंकि प्रीमोर्डियल जनन कोशिका से ही समसूत्री विभाजनों के द्वारा शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया। प्रीमोर्डियल सेल से किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिका है, शुक्र जनक कोशिका है, इसका निर्माण होता है। इस स्पर्मेटोगोनिया में अनेक माइटोटिक सेल डिवीजन चलते हैं प्रारंभ में, जिससे बहुत सारी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बनती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं से अंत में फिर स्पर्मेटेड बन जाता है। अब हमें ये समझने की बात है छात्र, यहाँ पर जैसा मैं एक पिछले अपन टीएस और टेस्टिस में ये देख चुके थे, यहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है, कुछ बड़ी शंकुआकार कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। और जो ये जर्मिनल एपिथेलियम इसको हमने कहा था, इसी में विभाजन चलेंगे माइटोटिक और स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ठीक है, उन स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड गोल होते हैं और गतिशील भी नहीं होते हैं, जबकि इस पर गोल न होकर लंबे और संक्षिप्त होते हैं एवं गतिशील भी होते हैं। इसलिए स्पर्मेटिड से निर्माण के बाद का जो चरण है उसको हम अलग लेकर के यहाँ अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, शुक्र जनन की जो संपूर्ण जटिल प्रोसेस है, उसको दो चरणों में प्रारंभ में बांटा जाएगा। फिर उसके भी अंदर अलग से चरण है जिनको हम विस्तार से यहाँ समझेंगे। लेकिन दो चरणों में पहला जो होगा वो स्पर्मेटिड का निर्माण है, पहला चरण,
और जो दूसरा चरण होगा वो स्पर्मियोजेनेसिस है, जिसमें कायांकरण होता है और गोलाकार गतिशील से लंबवत गतिशील स्पर्म बनता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा आपको बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी स्पर्म के निर्माण की, यानी स्पर्मेटोगोनिया में सेल्युलर मैट्रिक्स चला, अनेक संख्या में बनी, फिर उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर सेकेंडरी बनी, फिर स्पर्मेटिड बने। ये सारा जो प्रोसेस है, कार्यक्रम है, ये सारा इसके अंदर संपन्न हो रहा है, इस नलिका के अंदर, एक सेमिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये प्रोसेस संपादित होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमें आंकड़ों में डायग्राम में जैसे दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे बड़ी कोशिकाएं, छोटी कोशिकाएं दिखाई दी, इनको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा था, इनको स्पर्मेटिड कहा था। ये सारा कार्यक्रम एक नलिका के अंदर हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम समझने के लिए एक नलिका में से एक कोशिका को अलग कर लेते हैं। पूरे प्रक्रम को समझने के लिए एक स्पर्मेटोगोनिया को नलिका के अंदर से बाहर लेकर समझने की हम कोशिश करेंगे। जो बाहर हम प्रोसेस को समझेंगे वो अंदर ही चल रही होती है, लेकिन अंदर अपन डायग्राम को पूरा इसमें शो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो समझने के लिए उस डायग्राम को यहाँ बाहर अलग से बनाना, आपको गौर करना है अच्छे से। बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सिंपल भी है, समझना है इसकी। आप देखिएगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दो स्टेप्स हैं, और उन दो स्टेप्स में एक को बोलते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। पहला चरण हम ये पढ़ेंगे स्पर्मेटिड के निर्माण का, और दूसरा जो चरण होगा वो स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है भाई। देखिए दो स्टेप है, दो चरण है संपूर्ण स्पर्मेटोजेनेसिस में। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया में दो पद हैं, जिनमें पहला स्पर्मेटिड का निर्माण। पहले हम स्पर्मेटिड के निर्माण तक के घटनाक्रम को समझ लेंगे। उसके बाद क्योंकि स्पर्मेटिड इस प्रकार से गोलाकार, थोड़े आकार में बड़े और गति नहीं करते हैं, अगतिशील होते हैं, जबकि शुक्राणु के बिल्कुल विपरीत विशेषता वाले गोल की जगह क्या नाम से लंबे और पूंछयुक्त दिखाई देते हैं, जबकि बड़े की जगह बहुत छोटे लघु और सूक्ष्म हो जाते हैं, और अगतिशील की जगह गतिशील हो जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं, नर युग्मक यानी शुक्राणु जो होते हैं वो गति करते हैं। हाँ, मादा युग्मक कभी गतिशील नहीं होता है, लेकिन नर युग्मक गतिशील होते हैं। एक फैक्ट है कि नर युग्मक संख्या में अधिक, आकार में छोटे और गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक आकार में तो बड़े, संख्या में कम, लेकिन अगतिशील होते हैं। इतना आपको याद रखना। इसलिए इन गोलाकार से जो लंबी पूंछ गतिशील संरचना वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। तो प्रारंभ में हम इस चरण को पूरा करते हैं। इसके भी अंदर फिर अलग से 3 चरण हैं, इनको बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको अब हम इसकी विस्तार से चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। पहला चरण चलेगा हमारा चरण फर्स्ट, और जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण हमें समझना पहला चरण, ठीक है। देखिए मैं पूरा डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको गौर करना। एक बड़ी कोशिका गोलाकार जो द्विगुणित अवस्था में हम ले लेते हैं और इसमें विभाजन करवाते हैं। विभाजन होगा तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, फिर पुनः विभाजन करवाते हैं, पुनः 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सभी कोशिकाएं अभी
द्विगुणित कंडीशन में सभी द्विगुणित में। और जो ये सेल डिवीजन चला, ये सेल डिवीजन जो चल रहा है ये अभी माइटोटिक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा होती है। लेकिन हम गौर करना छात्रों, मियोसिस संपन्न होगा आगे के चरणों में। प्रारंभ में तो माइटोसिस चलता है, और माइटोसिस तो इसलिए चलता है क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट बहुत अधिक करने होते हैं, यानी गैमेट्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ानी होती है। अधिक संख्या में गैमेट निर्माण के लिए माइटोसिस के द्वारा कोशिकाओं का नंबर को बढ़ाया जाता है, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाया जाता है ताकि अधिक संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके। इसलिए प्रारंभ में कुछ प्रारंभिक चरणों में तो माइटोटिक सेल डिवीजन ही चलता है, और बाद के जो चरण आएंगे वहां हम मियोसिस पढ़ेंगे। क्योंकि जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड गैमेट के निर्माण के लिए मियोसिस का होना कंपल्सरी है। इसलिए आगे के चरण में मियोसिस होगा जहां गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो विभाजन चल रहा है ये माइटोटिक है, आपको ध्यान रखना है। माइटोटिक सेल डिवीजन, ये तो माइटोटिक चला, और इसको जो कोशिका लिए हुए हैं इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका में माइटोटिक सेल डिवीजन चला तो दूसरी कोशिकाएं, फिर इसमें पुनः माइटोटिक चला, पुनः तो दूसरी कोशिकाएं, इसमें फिर माइटोटिक सेल डिवीजन चला, पुनः तो दूसरी कोशिकाएं। कुल मिलाकर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 कोशिकाएं बन जाती है माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, यानी संख्या 4 गुना हो जाती है कोशिकाओं। ये क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गैमेट की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि मेल गैमेट बहुत अधिक संख्या में रिलीज किए जाते हैं। अब आगे के चरण में क्या होता है, इसमें से हम किसी एक कोशिका को चुन लेते हैं, एक कोशिका को लेकर आगे बढ़ते हैं डायग्राम में समझने के लिए। हालांकि इसका मतलब ये भी 4 में से एक काम में आती है, चारों में ही ये प्रोसेस चलेगी, लेकिन एक में समझने का मतलब चारों में कॉमन शेयर होता है, इसलिए एक में हमें समझना है। अगली फेज में होता क्या है, जो कोशिका है वो बड़े आकार की हो जाती है, कोशिका बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है। अभी हम इन पेजों को नाम देते हैं, उसके अनुसार विशेषता समझ में आएगी। और कोशिका अभी भी ये द्विगुणित कंडीशन नहीं है, लेकिन इस कोशिका को जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस तरीके से देखिए, यहां से यहां तक की जो फेज है ये वाला, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। और यहां से आगे जो ये फेज है ये होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज एक एक फेज को समझिए। मल्टीप्लिकेशन फेज जैसा नाम से ही होता है, मल्टीप्लाई होना, गुणित होना, संख्या कोशिकाओं की संख्या के गुना बढ़ जाना। और यहाँ कितने गुना बढ़ रही है? 4। एक स्पर्मेटोगोनिया दिया था, 4 कोशिकाएं, माइटोटिक सेल डिवीजन चला, कोई कोशिकाओं का लॉस नहीं हुआ। जो कोशिका स्पर्मेटोगोनिया 2n थी, द्विगुणित अवस्था में थी, वो अभी भी द्विगुणित अवस्था में है। ठीक है, इसके द्वारा हालांकि इसका इतना सा है, इसके द्वारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया जाता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि शुक्राणु को बहुत अधिक संख्या में बना देता है। ठीक है, अगले चरण की हम बात करें तो एक कोशिका को इसी में लेके आगे चले हम, क्योंकि यहाँ छोटे आकार में हम दिखा रहे हैं, यहाँ आकार को बहुत बड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब इसको जैसा नाम है ग्रोथ फेज बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में जो कोशिका है वो आकार में वृद्धि करती है। यहाँ वृद्धि से मतलब संख्या में वृद्धि नहीं, संख्या में वृद्धि यहाँ हो चुकी है। यहाँ ग्रोथ फेज ग्रोथ करना, लेकिन संख्या में ग्रोथ करना, साइज में ग्रोथ करना है, आकार बड़ा करना है। लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल के अंदर ऐसा माना जाता है
ये जो शुक्रजनक कोशिका है ये ग्रोथ फेज के दौरान अपना आकार लगभग डबल कर लेती है, 2 गुना आकार ग्रहण कर लेती है। और 2 गुना आकार इसलिए ग्रहण किया जाता है क्योंकि आगे कोशिका में अगले जो चरण जो चलेंगे उनमें कोशिका में मियोसिस संपन्न होगा, अर्धसूत्री विभाजन चलेगा और अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र आदि हो जाते हैं, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए अपना आकार बड़ा करके ग्रोथ फेज में कोशिका अगले परिपक्व विभाजनों के लिए खुद को तैयार करती है, खुद को प्रिपेयर करती है। आपको ध्यान ये रखना है कोशिका आकार बड़ा इसलिए होती है क्योंकि आगे के विभाजनों की तैयारी करती है कोशिका। आगे के विभाजन जो परिपक्व विभाजन होते हैं वो होंगे पियो फर्स्ट एंड पियो सेकंड, उनके लिए कोशिका अपने आप को तैयार करके इसके आकार बड़ा कर लेती है। इसका मतलब मान सकते हैं इस दौरान जो कोशिका की जो इंटरफेज होगी, इंटरफेज में ही कोशिका का आकार बड़ा होगा, डिवीजन वाली अवस्था में विभाजित हो जाती है। इंटरफेज जो होगी वो बड़ी होती है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा अंतर है, अगले चैप्टर में हम यूजेनिस पढ़ेंगे, गेमेटोजेनेसिस में से अंडजनन को पढ़ेंगे, यहाँ शुक्रजनन पढ़ रहे हैं। तो अंडजनन की तुलना में शुक्रजनन की जो ग्रोथ फेज है वो छोटी होती है, उसपे से खास बात याद रखना। अंडजनन की तुलना में शुक्रजनन की जो ग्रोथ फेज है वो छोटी होती है, हालांकि यहाँ तुलना हो रहा है तो आपको इतना याद है। अब देखिए आगे के विभाजन और डायग्राम को मैं यहाँ से मिटाने के बाद आगे बनाता हूँ, ध्यान करना है। हमने दिया था एक बड़े आकार की कोशिका जो ग्रोथ फेज के दौरान आकार इसका बड़ा हुआ था, अभी जो द्विगुणित अवस्था में थी, एज ग्रोथ थी, जीवी ग्रोथ फेज, कोशिका को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको लेकर के आगे देखिएगा। आगे अब खास अच्छी बात यह है, यहाँ से आगे समझने योग्य बात, बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ से समझना। कोशिका में चलता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो आकार तो घटेगा ही, साथ में गुणसूत्र की संख्या भी अधिक हो जाएगी। और यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब द्विगुणित अवस्था में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है और अर्धसूत्री विभाजन चलेगा, और अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 चरणों में पूरा। आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो प्रारंभ में तो मियोसिस फर्स्ट चलेगा, मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और आधे होने का ये हुआ जब ये द्विगुणित है तो ये कोशिकाएं एकरूप हो जाएंगे हैप्लॉइड कंडीशन, और बनने वाली कोशिकाओं को नाम दिया जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी यहाँ बनी, प्राइमरी पर सेकेंडरी बनी, लेकिन बहुत अच्छी खास बात आपको ध्यान रखनी है, मियोसिस फर्स्ट चलेगा इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, इसलिए जो 2n कंडीशन में कोशिका थी हमारे पास वो n यानी हैप्लॉइड पोजीशन में आ जाएगी। जो कि गैमेट में गुणसूत्र आते करने होते हैं, जनक कोशिकाओं के आधे होते हैं गैमेट में गुणसूत्र, इसलिए यहाँ आधे कर दिए थे, ठीक है। और इसको बोलते हैं परिपक्व विभाजन प्रथम। इसको क्या कहा जाता है, वैसे तो अर्धसूत्री प्रथम है लेकिन इसको परिपक्व विभाजन प्रथम भी कहा जाता है। अब देखिएगा इन कोशिकाओं में मियो फर्स्ट से संपर्क हुआ, अब मियो सेकंड चलेगा, मियो सेकंड चलेगा तो उन्हें 2 कोशिकाएं बनेंगी, उन्हें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी प्रकार मियो सेकंड में इससे भी 2 कोशिकाएं और इससे भी 2 कोशिकाएं, इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर चला मियो सेकंड, मियो सेकंड जैसा कि हम जानते हैं एज ए माइटोसिस होता है, कहने का मतलब मियोसिस सेकंड माइटोटिक के जैसा होता है। कहने का ये हुआ मियोसिस फर्स्ट में जहाँ कोशिका आधे हुए थे
तो मियोसिस सेकंड में फिर पुनः आधे नहीं होंगे, क्योंकि मियोसिस सेकंड में तो माइटोटिक जैसा होता है, तो आधे हैं तो आधे ही जाएंगे, पुनः आधे नहीं होंगे, पुनः आधे होने का मतलब एक चौथाई रह जाएगी, जो है प्लाज्मोडाइलेशन। तो ये जो अपने पास कोशिका आएगी ये भी हैप्लोइड सभी। कहने का मतलब बनने वाली कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहा जाता है, स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड सेल थी उसमें मियोसिस फर्स्ट संपन्न हुआ। मियोसिस फर्स्ट के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, तो हैप्लॉइड कंडीशन वाली सेल्स आई हमारे पास। हैप्लॉइड में हम एंटे द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बनने वाली कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा है। प्राइमरी प्रारंभ में बनी, अगली बार जो बनेगी वो सेकेंडरी हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें फिर मियोसिस सेकंड चलेगा, और मियोसिस सेकंड बिल्कुल एज ए माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसलिए पूरे आधे होंगे नहीं क्रोमोसोम। तो जो कोशिकाएं हमारे पास बनेगी जो लगभग गोलाकार होती है वो कोशिकाएं स्पर्मेटिड कहलाएंगी। हम जो पहला चरण स्पर्मियोजेनेसिस का पढ़ रहे हैं उसमें स्पर्मेटिड के निर्माण तक की घटनाओं को भी पढ़ना है, क्योंकि दूसरा जो चरण है वो स्पर्मेटिड से बाद में जब स्पर्म बनता है तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। जो हमारा दूसरा चरण चलेगा उसको हमें अलग से पढ़ना है। अभी हमें स्पर्मेटिड के निर्माण तक के बारे में समझना है। यहाँ पर ये स्पर्मेटिड बने, और ये स्पर्मेटिड किस प्रकार के हैं, गोलाकार है, ये आपको दिखाई देते हैं गोलाकार है, आकार में भी बजाय शुक्राणु के थोड़े बड़े हैं, और गतिशील भी नहीं है, अगतिशील है, अगतिशील है। जबकि शुक्राणु को देखिए गतिशील होते हैं, बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्ट्रक्चर के होते हैं, और गति नाम से लंबे पूंछ इस तरीके के होते हैं, गोल नहीं होते। ऐसी कंडीशन हमारे पास। अब आपको ध्यान देने की बात यह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे फेज है, चलो मैं स्पर्मियोजेनेसिस के डायग्राम को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कंप्लीटली। इस गोलाकार कोशिका के द्वारा जो एगतिशील है, एक स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही इस कोशिका से भी आगे चलकर दूसरे चरण के दौरान एक शुक्राणु का निर्माण होगा, ये वाली। इसी प्रकार इससे भी एक शुक्राणु बनेगा, और इससे भी एक शुक्राणु बन जाएगा। ये